साथियों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे हम कोरोना का राजनीति शास्त्र कह सकते हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हम यह जान सकें कि कोरोना का चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वहाँ लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था आ सकती है, अमेरिका का क्या होगा और भारत में राजनीतिक परिणाम किधर जा सकते हैं। अपने विश्लेषण को करने के लिए मैं कुछ शब्दों का उपयोग करूंगा, जैसे राज्य। जब मैं राज्य बोलूँगा, आधुनिक राज्य, तो आधुनिक राज्य 4 तत्वों से मिलकर के बनता है। एक तो लोग, हम भारत का उदाहरण लेंगे, हम जनसंख्या होती है, लोग होते हैं। दूसरा, एक भूगोल होता है इसका, जैसे भारत की अपनी एक सीमा है। तीसरा, इसकी एक सरकार होती है, जैसे हमारे पास मोदी जी की सरकार है, और ये सरकार अपने निर्णय किसी बड़े उद्योगपति या विदेशी प्रभाव के बिना भी ले सकती है, तब हम उसे संप्रभुता बोल देते हैं। तो जब मैं राज्य बोलूँगा तो मेरा मकसद सिर्फ 2 तत्वों पे होगा, संप्रभुता और सरकार की, क्योंकि भूगोल और जनसंख्या तो किसी भी व्यवस्था के अधीन रहते ही रहते हैं। और जब मैं निजी शब्द का उपयोग करूँगा तो मेरा मकसद होगा कि हम बड़े कॉरपोरेट्स को ध्यान में रखें, बड़े पूंजीपतियों को ध्यान में रखेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी दुनिया में निजी सत्ताएं और राज्य की सत्ता के बीच में वर्चस्व या प्रभुता को लेकर के विवाद होता है, तब व्यवस्थाएं बदलती ही बदलती हैं। अब हम फ्रांस की क्रांति से शुरू करते हैं। जब हम फ्रांस की क्रांति को देखते हैं जो 1789 में हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तब वहाँ कुछ विश्लेषण है कि मध्यम वर्ग और पैदा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं वो बुर्जुआ पोषित जो नया वर्ग पैसे वाला पैदा हुआ था, उसके द्वारा वो क्रांति को पोषित किया गया था। नए विश्लेषण है जो उसमें मानते हैं कि नहीं, वो मजदूर और किसान वर्ग उसमें शामिल था, क्योंकि मध्य वर्ग जैसी कोई बहुत बड़ी वहाँ व्यवस्था नहीं पनप पाई थी। खैर, जब हम इस विश्लेषण को ध्यान से देखते हैं तो ये जो पूरी जो क्रांति का दौर है या उसके पहले का जो दौर है, जब जिसको हम ज्ञानोदय बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते हैं, उसमें जो है हम इमैनुअल कांत को देखें या एडम स्मिथ को देखें, है ना, या रूसो को देखें, तो इसमें ज़्यादातर जो विचारक हैं वो प्रोटेस्टेंट थे। ईसाई धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक को हम कैथोलिक बोलते हैं, एक को हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो थोड़ा सा लिबरल होते हैं, और ऐसा कई विश्लेषण है कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने में मददगार होता है। आप इसके लिए मैक्स वेबर को अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसके ठीक पहले जो है 1760 में इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हो जाती है। अगर तो वहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हमें भारत में अंग्रेजी शासन को समझना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हो रहे थे। बिना उनको देखे हुए हम ये समझ ही नहीं सकते कि भारत में अंग्रेजों को नीति थी वो कैसे थी। जैसे 1760-70 में ब्रिटेन जो है हर साल लगभग आज के हिसाब से 436-37 करोड़ रुपया जो है ब्रिटिश सरकार को दिया करता था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिया करती थी ब्रिटेन को, कि उसकी मोनोपोली, एकाधिकार यहाँ के व्यापार पे बनी रहे। लेकिन वो देने में असफल होती है, क्योंकि वो यहाँ से जिस चाय का निर्यात कर रही थी अमेरिका की ओर, वहाँ पे वो स्मगलिंग के थ्रू डच अपनी चाय बेच दिया करते थे, तो कंपनी को और भी कई कारण उसको बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं। अब कंपनी का शासन, कंपनी के साथ जो है सरकार भी चलाने लगती है मिल करके, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। और बात इतने से नहीं बनती है, तो 1784 में जब विलियम पिट यंगर जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर को ज़्यादा ताकत दे दी जाती है। वैसे 73 वाले में भी बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था, उसको ज़्यादा ताकत मिल गई थी, और जो बम्बई और मद्रास थे उस पर नियंत्रण का हक जो है वो बंगाल की ओर चला गया था। ऐसी ही एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं, षड्यंत्रकारी सिद्धांत बोला जाता है। कई लोगों ने कहा कि इसको हमें संस्थागत विश्लेषण की ओर देखना चाहिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं, वो अपने वर्चस्व को कैसे रखती हैं, खुद को कैसे मेंटेन किए रहती हैं। जैसे सरकार भी एक संस्था है। तो
वो अपने को कैसे बचाती है, कैसे लेके चलती है। तो कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतों को, षड्यंत्रकारी सिद्धांतों को इस तरीके से देखे जाने की ज़रूरत है। खैर, हम इस विवाद में नहीं उलझेंगे। जैसे मैं षड्यंत्रकारी सिद्धांतों या कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ का आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे चंद्रमा पे जब अमेरिका ने इंसान उतारे तो कुछ लोग कहते हैं ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी, क्योंकि शीत युद्ध में अमेरिका को जो है यूएसएसआर पे जो है विजय घोषित करनी थी, बढ़त लेनी थी। और ऐसे ही एक प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन है, द प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन। ये एक पेपर है जिसमें कहा गया कि यहूदी लोग जो है ये प्लान कर रहे हैं कि दुनिया पे वो अपनी प्रभुता, हेजीमनी को विकसित करेंगे। सबसे पहले इसको रूस जो है वो छापता है, बाद में 1903 में। 1920 में इसको अमेरिका में, ये जो फोर्ड कार हम लोग देखते हैं, इसके मालिक हेनरी फोर्ड हैं, इसकी 5 लाख कॉपी जो है वो स्पॉन्सर करते हैं छपने के लिए, और अमेरिका में इसको बंटवाते हैं। अभी भी मध्य पूर्व में के चुनावों में, मध्य पूर्व के साहित्यों में आपको ये आराम से देखने को मिल जाएगा कि जो यहूदी हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, दुनिया पे इस तरह की चीज़ को विकसित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब 1933 में जर्मनी में नाजी आते हैं सत्ता में, तो भी बहुत सारे वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह इस चीज़ को एक तथ्य के रूप में रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं। इस कारण से यहूदियों के प्रति एक घृणा पैदा होती है। खैर, और उसके कुछ व्यापारिक लाभ थे। ऐसे ही 19वीं शताब्दी में एक रॉथशाइल्ड बहुत बड़े परिवार हुआ, बहुत बड़े व्यापारी लोग हुए। ऐसा कहा जाता है कि रॉथशाइल्ड जो है बहुत सारे युद्धों में पैसा लगाया करते थे, क्योंकि जब उस समय सरकारें अपने लिए बॉन्ड तभी जारी करती थी पैसा इकट्ठा करने के लिए जब वो युद्धों में फंसती थी, तो उसको रॉथशाइल्ड बाद में ख़रीद लेते थे और उसमें लाभ कमाते थे। लेकिन बाद में उनको खैर नुकसान होने लगा। अभी भी आप जाएंगे तो आपको गूगल पे रॉथशाइल्ड परिवार की जो है कुल संपत्ति $500 ट्रिलियन मिल जाएगी, जो कि शायद पूरे दुनिया की जीडीपी नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, बाद में परिवार बिखर गया, और लेकिन अभी भी बहुत सारी संपत्तियों पे उसका अधिकार है। और अब हम चलते हैं थोड़ा चीन की ओर। चीन में 40 के दशक में एक नया नेतृत्व आता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसको हम बोलते हैं। और इनके जो नेता होते हैं वो माओ जेडोंग होते हैं, जो 1976 तक जो है अपना शासन चीन पे बनाए रखते हैं। माओ जेडोंग 1958 में, उसके पहले भारत और चीन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। 1958 में एक प्रोग्राम चलाते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम होता है, इसके अधीन उनका है कि जो बड़े उद्योग हैं उनको गांवों की ओर ले जाया जाए और किसानों की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया जाए। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वो 4 पेट्स एक प्रोग्राम चलता है, 4 पेट्स कैंपेन बोलते हैं उसको, जिसके अंदर मक्खी को, मच्छर को, चूहों को और गौरैया को जो है उनको नष्ट करने का कार्यक्रम चलाया जाता है। खैर, इस कारण से क्या होता है, एक पारिस्थितिकी असंतुलन आ जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है, और कुछ प्राकृतिक कारक हैं, तूफान वगैरह आ जाते हैं। किसानों की पैदावार बहुत कम हो जाती है और बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हो रहा होता है, इसलिए और समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि लगभग 2 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ के बीच में लोग चीन में मर जाते हैं और माओ जेडोंग कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो 62 में तिब्बत का बहाना है, भारत पे आक्रमण कर दिया जाता है। तो 62 की लड़ाई को हमको इस निगाह से देखना चाहिए। अब जेडोंग जो है 1966 में एक सांस्कृतिक क्रांति करते हैं, जिसके अंतर्गत अब थोड़ा सा हम चीन को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वाली कहानी और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। एक चीज़ होती है एथनिक बोलते हैं हम उसको, नृजातीय बोलते हैं। एक तत्व होता है, जैसे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं, जैसे हम हिंदी भाषी लोग, तमिल भाषी लोग, हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, हम जनजातीय लोग, हम इस जाति के लोग, उस जाति के लोग, तो हम किन्हीं न किन्हीं तत्वों के आधार पे एक साझी अस्मिता, साझी पहचान, कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। तो इससे हम में एक जुड़ाव पैदा होता है। वो हमारा जेनेटिक भी हो सकता है ना, अनुवांशिक कारक भी हो सकता है, जिसके आधार पे हम अपनी पहचान को बनाएं। चीन में जब हम इस तरह नृजातीय समूहों को देखते हैं तो उसमें बहुत से समूह हैं, हुई है, उइगुर है और हान बहुत बड़ा समूह है, नृजातीय समूह है।
और इसकी जनसंख्या चीन की जनसंख्या की लगभग 92% तक पहुंचती है, 91.5 कुछ परसेंट है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC के जितने भी चेयरमैन हुए या जो प्रेसिडेंट हुए चीन के, वो सब हान ही रहे। हान ये येलो रिवर, पीत घाटी में पैदा होने वाले लोग हैं और वहाँ से ये पूरी दुनिया में फैले, बहुत बड़ी जनसंख्या है इनकी। इवन जापान में बड़ी संख्या है इनकी, दक्षिण कोरिया में है और पूर्वी एशियाई देशों में भी इनकी बड़ी जनसंख्या है। तो एक हान पहचान है, हान की एक अपनी आइडेंटिटी बनती है। लेकिन जो चीन के जो हान हैं, एक तो पहले वो अलग अलग प्रथाओं को, परंपराओं को माना करते थे, तो माओ इसको हटाना चाहते थे और एक राष्ट्रीय अस्मिता बनाना चाहते थे और साम्यवाद की विचारधारा को मजबूत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति का सहारा लिया। इसके साथ जो पूंजीवाद के थोड़े बहुत अवशेष थे उसे भी ख़त्म करना चाहते थे। खैर, उन्होंने ऐसा किया। 1966 से लेकर के 69 तक जेडांग ने वैसे 69 में इस सांस्कृतिक क्रांति को वापस ले लिया था, लेकिन ये उनकी मौत सन 76 तक लगभग चलती रही। और एक बड़ी रोचक बात है कि जो अभी के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके पिता थे शी जोंगसू करके कुछ नाम था ऐसे ही, तो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता ही रहते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिस कारण से वो जेल वगैरह में भी रहते हैं। और जिस कारण से शी जिनपिंग जो है वो शांक्सी प्रांत में एक गांव की गुफा में रहते हैं बहुत लंबे समय तक। तो बड़ा रिजिड, इनकी बड़ी कठोर जीवन जो है शी जिनपिंग ने जी है। उसके बाद ये केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री लेते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें शी जिनपिंग की व्यक्तित्व को समझने की ज़रूरत है कि वो बहुत कड़े निर्णय ले सकने में सक्षम है, क्योंकि उनकी परवरिश जो है वो बहुत ही कड़ी हुई है। अब हम इस हान आइडेंटिटी को लेकर के चलते हैं। एक देखिए, क्रांति या बदलाव तभी होता है जैसे जब समस्या हो, जैसे असमानता है ना, फिर उस असमानता को लोग महसूस करें। उसके लिए कोई राजनीतिक लोग हों जो उसको महसूस करवाएं कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। फिर वो जो सारे लोग हैं जो असमानता में जी रहे थे, अब उन्हें एहसास तो हो गया, लेकिन उन्हें जीतने की उम्मीद भी होनी चाहिए, तभी वो संघर्ष पे खड़े होंगे और उनके पास संसाधन भी होने चाहिए, तभी कोई क्रांतियाँ हो सकती हैं। तो संसाधन इस समय पे जो आंदोलनों को उपलब्ध करा रहे हैं वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, या कोई दूसरा देश हो फंड कर रहा हो। तो दूसरा देश इतना इस समय किसी देश में पैसा नहीं लगा सकता कि वहाँ इस तरह की कोई क्रांति कर दे, क्योंकि वो देश भी सक्रिय हो जाएगा। तो इस तरह की क्रांतियाँ आंतरिक कारकों से पैदा होती हैं, तभी वो सफल हो पाती हैं। अब चीन में जो हान हैं, जो 92% के आसपास जनसंख्या को बनाते हैं, जब हम इनके लिए असली रोल मॉडल कौन हो सकता है, तो बगल में जापान हो सकता है, क्योंकि जापान में भी हान काफ़ी हैं और फिर जापान लोकतांत्रिक देश है उसका, और बहुत जीवन स्तर ही बहुत ऊंचा है जापान में लोगों का। वो हर तरीके से विकसित मुल्क है और उनका राष्ट्रवाद भी बहुत मजबूत है। लेकिन चीन और जापान के रिश्ते बहुत पहले से ख़राब हैं। तो जब एक तत्व तो होता है मनोवृत्ति, जिसको हम मूल विचार बोलते हैं। जैसे भारत में हम लोग जैसे चीनियों के प्रति रखते हैं, जब चीन का सामान, चीन की कोई बात आती है तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, नफरत आने लगती है। तो ऐसे ही 75% चाइनीज़ जापानियों के प्रति हमसे 10 गुना ज़्यादा नफरत रखते हैं, और चीनियों की यही मनोवृत्ति अमेरिका के प्रति है। हाँ, चीन के लोग थोड़ा रूस के प्रति नम्र हैं और रूस के प्रति भारत वाले भी नम्र हैं। तो थोड़ा सा यहाँ हमें एक तथ्य मिलता है कि भारत चीन के बीच में अगर कोई विवाद होता है, तो अगर उसकी मध्यस्थता किसी को करनी है तो वो रूस बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि अगर हम अमेरिका या जापान इस तरह की कोई भी मध्यस्थ बीच में हम लोगों के बीच में आता है, तो उसके परिणाम जो है वो नुकसानदायक हो जाएंगे, क्योंकि देशव्यापी विरोध जो है वो या तो भारत में हो जाएगा या तो चीन में हो जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम चीन की आर्थिक ताकत को देखते हैं, तो चीन का जो मॉडल अभी
एक बड़ा एक टर्म जो है वो कॉइन किया गया है, जिसको हम 60, 70, 80, 90 बोलते हैं। तो चीन की जो 60% जो जीडीपी है वो प्राइवेट पैदा कर रहा है, 70% इनोवेशन जो नवाचार है, नई चीज़ें जो पैदा कर रहा है, और 70% निवेश इन्वेस्टमेंट ये जो है प्राइवेट देता है। 80% अर्बन एम्प्लॉयमेंट शहरी रोजगार ये चाइना में प्राइवेट देता है, और 90% जो नई नौकरियां हैं वो प्राइवेट दे रहा है। तो निजी जो है चीन में तेजी से इधर मजबूत हुआ है। 1976 तक माओ जेडुंग के शासनकाल में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी होती है। अब 1978 में नए राष्ट्रपति आते हैं, डेंग जियोपिंग। तो जब डेंग जियोपिंग जो है राष्ट्रपति बनते हैं तो वो मार्केट इकोनॉमी की ओर चाइना को लेकर के बढ़ते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था की ओर लेकर के बढ़ते हैं। अब इसको स्टेट कैपिटलिज्म कहा गया, राज्य द्वारा पोषित पूंजीवाद, ऐसा इसको नाम दिया गया। अब वर्तमान में यही मॉडल जो है चाइना का इस स्तर तक पहुंचा है, 60, 70, 80, 90 मॉडल तक पहुंचा है। लेकिन जब हम फॉर्चून की दो लिस्ट आती हैं, एक फॉर्चून 500 होता है और एक फॉर्चून ग्लोबल 500 होता है। तो जो ग्लोबल 500 होता है उसमें दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों को दिखाया जाता है। जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो चीन की अभी जो 500 कंपनियां हैं, अगर हम चीन की तरफ शामिल कर लें ताइवान को, तो ताइवान प्लस चाइना ये कंपनियां हो चुकी हैं 129। इसमें 119 जो है वो हैं चीन की, और वहीं अमेरिका की कंपनियां घट करके अब 121 हो गई हैं 2019 में। ये स्थितियां ऐसी थी कि 2001 में चीन की 10 कंपनियां थी और अमेरिका की 215। अब आप समझ सकते हैं कि चीन कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। और हम जब ध्यान से इस लिस्ट को और देखते हैं तो जो ग्लोबल 500 है फॉर्चून का, उसमें जो शुरू की 25 कंपनियां हैं चीन की, 1, 2, 3, 4 करके 25 अगर हम लेते हैं, तो उसमें जो है सिर्फ जो 24 कंपनियां हैं वो सरकारी हैं। सिर्फ एक कंपनी है हुई, और जो हुई के हेड हैं वो भी रेन जेंगजी ऐसे कुछ नाम है उनका, जेंगफेईज है। तो वो जो है वो भी चीनी सेना के अंतर्गत जो है वो बड़े अधिकारी रह चुके हैं। तो हुई नहीं 5G बनाया हुआ है, जिसको लेकर के विवाद है। यूरोप कह रहा है कि चूंकि उसका हेड जो है वो चीनी पीपल्स आर्मी की, रेड आर्मी जिसको हम बोलते हैं, उसका सदस्य रह चुका है, तो इसलिए वो राज्य को डेटा दे देगा सारा, ऐसा कर देगा, गड़बड़ कर देगा। यूरोप में भी इस चीज़ को लेकर के विवाद है। अब देखिए टेक्नोलॉजी में भी चीन जो भी है हुई के थ्रू आगे निकल गया। 4G पे वो थे, 5G सबसे पहले चीन लेकर के चला आता है। और दुनिया की बड़ी कंपनियां भी अब चाइना की पूरी दुनिया में ज़्यादा हो चुकी हैं। इसके साथ चाइना ने 2002 से लेके अभी तक $120 बिलियन अमेरिकन कंपनियों में लगाया हुआ है। शायद हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन चीन की कई बड़ी कंपनी, अमेरिका की बड़ी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो अब चीन की हो चुकी हैं। जैसे मोटरोला, जी नाम इन दोनों का आपने सुना होगा, एक स्मिथ फूड करके, वो सारी ये सब अब चीनी उद्योगपतियों की हैं। इनका मालिक अब चाइना हो चुका है। अब चीन में जब हम असमानता को ध्यान से देखते हैं तो 1978 से लेकर 2015 तक जो नीचे के 40% जो सबसे कम पैसा पाने वाले लोग थे, उनकी जो आय है, ये कितने साल हुए, लगभग 40 साल। तो इन 40 सालों में 4 गुना बढ़ी है, 400% की ग्रोथ है। वहीं अमेरिका में जो नीचे के 50% लोग हैं, इसी काल में 1% उनकी आय कम हो गई है। तो अमेरिका में असमानता बढ़ रही है, वहीं चीन की असमानता घट रही है। ये भी चीन के पक्ष में चला जाता है। और चीनियों की मनोवृत्ति दूसरे राष्ट्रवाद की तरफ है। अब अच्छा, राज्य को बचाने के लिए सेना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो चीन की मजबूत है। इसके साथ बड़े उद्योगपति
वो भी चाइना के साथ ही हैं, क्योंकि उसकी बड़ी जो सरकारी कंपनियां ही हैं मजबूत, तो राज्य के हाथ में ही केंद्रीकरण है धन का भी। लेकिन चूंकि चीन के साथ 60, 70, 80, 90 वाला ये मॉडल है, अगर चीन के निजी क्षेत्र को, जैसे भारत से व्यापार अगर उसका रुकता है, यूरोप से रुकता है और अमेरिका से रुकता है, तब नुकसान होगा। और अगर तब चाइना के अंदर नौकरियां जाती हैं या कोई इस तरह का संकट पैदा होता है, तब चीन थोड़ा सा संकट में आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा मजबूत है तो शायद इससे निपट ले जाए। चीन अफ्रीका की तरफ जा सकता है। दुनिया के जैसे पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका के बहुत सारे देशों को खूब सारा ऋण बांटा हुआ है उसने। अमेरिका की बड़ी कंपनियों में निवेश उसके हैं ही हैं। भारत में भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको FBA बोलते हैं, जो फॉरेन वैल्यू एडेड नेट होता है, उसका लगभग 34 से 35% हिस्सा चीन से आता है। तो अगर हम चीन से भारत का व्यापार रोकते हैं तो हमें नुकसान होगा, ऐसा हम अभी कर नहीं पाएंगे। खैर, ये अमेरिका से हमारे पास सिर्फ 5% भी नहीं आता, उससे थोड़ा सा कम है। तो भारत का चीन से रिश्ता थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है व्यापारिक, अमेरिका की तुलना में। फिर अफ्रीका लेकिन अभी उतनी विकसित बाजार नहीं है, तो ठीक है, जब चाइना का उससे हम कोई आंकड़ा देखेंगे वो तेज़ी से ग्रोथ करता दिखेगा, लेकिन उसका जो क्वांटिटी हम देखेंगे तो वो उतनी ज़्यादा हमें दिखती नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चीन का बचाव अफ्रीका से हो पाए। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, जब हम ब्रिक की बात करते हैं तब, जिसमें चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राज़ील और बाद में एस जोड़ दिया, साउथ अफ्रीका जोड़ दिया, बाद में कुछ लोगों ने इंडोनेशिया भी जोड़ा, तो एक आई और आ गया उसमें। तो लेकिन इंडिया और चाइना को बैलेंस करने की किसी में क्षमता है तो वो रसिया है, क्योंकि ये दोनों के जो लोग हैं और दोनों बहुत बड़ी जनसंख्या के लोग, ये अपनी सत्ता को बदल डालेंगे। लगभग 135 और उधर 150 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो इसलिए RIC रिक की कल्पना की गई, फिर ब्रिक्स की कल्पना की गई। वहीं अमेरिका का जो मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है। अमेरिका जिस तरीके से 1776 में बनता है 4 जुलाई को, वो उसमें धीरे धीरे राज्य आकर के जुड़ते हैं, वो स्वायत्तता और स्वतंत्रता का बड़ा अभूतपूर्व मॉडल है। वहाँ राज्यों को बहुत आज़ादी है, उनका जो मॉडल है। अब उसमें निजी क्षेत्र को भी बहुत आज़ादी है। आप वहाँ देखेंगे कि निजी बहुत मजबूत हो जाते हैं। इवन जैसे लिब्रा एक करेंसी है, फेसबुक ने अपनी मुद्रा जारी कर दी, उन्होंने कहा हम ये में मुद्रा बनाएंगे, उसको लेकर उन्हें सीनेट में बुलाया गया। गूगल के CEO को आप देखेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो वहाँ आते हैं और फिर उनसे सवाल पूछे जाते हैं, इंट्रोगेशन किया जाता है। तो अमेरिका बड़ा लिबरल सा मॉडल है। तो अमेरिका में संकट हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि प्राइवेट और कौन सा परिवर्तन चाहेंगे, कितना उदारीकरण चाहेंगे, या तो राज्य को हटा देना चाहेंगे। फिर अमेरिका में अभी ब्लैक लाइव्स मैटर, ये भी आंदोलन चल रहा है। और जो अमेरिका की 500 कंपनियां हैं शुरुआती, वो 66% अमेरिका की GDP का पैदा करती हैं। तो उन कंपनियों पे आने वाले किसी भी संकट के लिए उस मुल्क को लड़ना पड़ेगा और उसके लिए अमेरिका लड़ भी रहा है। ट्रंप चीन को घेरना भी चाहते हैं, किसी भी तरीके से कमज़ोर हो जाए, उसकी विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाए, उस पर दुनिया भर के ब्लेम करें। शायद हमें पता ना हो कि पिछले कुछ समय से 2019 में सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस जिस देश पे लगाए गए हैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, वो चीन है। क्यों? क्योंकि एशिया का प्रभाव जो है वो यूरोप शायद बर्दाश्त न कर पाए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चाहे तो हम विश्लेषण को बढ़ा सकते हैं। तो अमेरिका के संकट अभी खतरनाक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो जनसंख्या का जो कंपोजिशन है वो भी बड़ा बिखरा सा है। 14% लोग तो खाली जर्मनी से आए थे, वो अब अपनी पहचान में अभी भी जर्मन को जोड़ते हैं। आयरलैंड से आने वाले लोग भी 12% थे। ये जो मैक्सिको के लोग हैं आए हुए हैं वो भी 10%, और ये ब्लैक हैं ये भी 12.3% है। तो और असमानता भी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है।
अमेरिका को चिंतित होने की ज़रूरत ज़रूर है। अब अगर भारत अमेरिका का साथ दे देता है, अमेरिका को इस समय एक सहयोगी की ज़रूरत है और वो भारत हो सकता है। अगर भारत चीन पर प्रतिबंध लगाता है और अमेरिका से खूब सहायता लेता है तो अमेरिका की खूब सारी एफडीआई भारत में आएगी। हाँ, चीन एफडीआई के मामले में ज़रूर बहुत पीछे है, भारत में बहुत कम एफडीआई करता है चीन। हाँ, अपने सामान को बेचता बहुत ज़्यादा है और अमेरिका जो है वो बड़ी एफडीआई भारत को दे सकता है। टेक्नोलॉजी भी उसकी है, बेहतर है, तो बहुत सारे आयाम हैं। तो भारत हो सकता है अमेरिका की हो जाए, लेकिन अमेरिका अभी थोड़ा सा संकट में पड़ सकता है। अब भारत की ओर आते हैं। भारत में जब हम 40 के दशक को ध्यान से देखते हैं, 1940 के दशक को, तो विश्व युद्ध हुआ है, बंगाल का 43 का अकाल है और पार्टीशन है। 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसने भारत को हिला दिया था। 1951 की जो जनगणना है, जो 1948 के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, उसे भारत की पहली जनगणना बोला जाता है। वैसे तो 9वें नंबर पे आएगी, क्योंकि तब अंग्रेज़ थे, तब से जनगणना शुरू हो गई थी, हर 10 साल पे हो रही है। तो उसमें कुल 36 करोड़ जनसंख्या थी हमारी, 36 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा थी। अब आप और इन तीनों घटनाओं में, चाहे वो विश्व युद्ध हो, चाहे वो बंगाल का अकाल हो और चाहे वो पार्टीशन हो, पार्टीशन में मिसिंग लोग आता है, डेथ का डेटा हमारे पास नहीं आता है। तो अब मोटा मोटा देखेंगे तो 70 लाख से लेके 1.25 करोड़ लोगों के बीच में जो है इसमें मरते हैं। सब में 20-30 सब 20 से 30 20 से 30 20 से 30 ऐसे ऐसे करके डेटा मिलता है हमें। तो 1 करोड़ लोग मरते हैं। अगर उस समय परिवार भी बड़े थे, तो जो परिवार बड़े थे तो 12 लोग औसतन एक परिवार में हम मान लेते हैं रहते होंगे उस समय, तो 3 करोड़ परिवार हुए और 1 करोड़ लोग मर गए। तो हर औसतन तीसरे भारतीय परिवार में एक लाश रखी थी। और उस समय हम जब जो सामूहिक चेतना है, जो गांव में हम सबका जुड़ाव होता है आपस में, वो बहुत ज़्यादा था। तो कितनी बड़ी पीड़ा रही होगी भारत में, अंग्रेज़ों के प्रति कितनी नफरत रही होगी। फिर नेहरू ने जिस नीति को अपनाया, आर्थिक नीति में, उसमें भी हमने निजी को बाहर कर दिया। हमने कहा उस तुम्हारे लिए जगह कम है। इससे जो मैसेज था लोगों में वो और ज़्यादा चला गया कि निजी बहुत ख़राब है। अब और इसके बाद जो भी साहित्य विकसित हुआ, चाहे वो कविता, कहानी, उपन्यास था, जो इतिहास, जो कुछ लिखा गया, कहा गया, वो जो है उसमें निजी को जो है वो बड़ा बुरा बताया गया। अच्छा, इस माहौल में जो बच्चे पैदा हुए सन 50 से लेके सन, हम मान लेते हैं 70 के अंत तक, 79 तक, क्योंकि 90 में हमने मॉडल बदल दिया था। वैसे तो 85 में राजीव गांधी पहले लाइसेंसिंग नीति लिबरलाइजेशन के लेकर के आते हैं, तभी दुनिया का माहौल बदलने लगा रहा, भारत का माहौल बदल रहा था। तो हम 79 तक के लोगों को ले लेते हैं। तो ये जो लोग पैदा हुए, ये समाजवादी मानसिकता से हैं। इनकी मनोवृत्ति समाजवाद की ओर बड़ी मजबूत थी। ये पूंजीपतियों या बहुत असमानता को थोड़ा गलत मानते थे। लेकिन जो सन 80 में पैदा हुआ बच्चा है, 80 के दशक में, 82-83 से ले लेते हैं और 92-93 तक को ले लेते हैं, तो ये बच्चे जब बड़े हुए तो जैसे ही किसी के एग्ज़ाम को देने लायक हुए या कोई भी काम करते, तब तक वो चीज़ बदल जाती है। तो परिवर्तन बड़ी तेज हुआ इनके जीवन में। इन्होंने पीड़ा भी बहुत सही है इसी पीढ़ी ने। तो होता क्या है कि ये परिवर्तन के हिसाब से अनुकूलन, एडॉप्टेशन करने के आदी हो गए हैं। तो ये अपने आप को बदलते हैं, अपने विचारों पे सोचते हैं। तो एक ये थोड़ा सा समझदार वाली पीढ़ी भी पैदा हो गई है भारत में, जो दोनों तरह के आयामों को समझ रही है, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। अब जब हम ध्यान से 95 के बाद पैदा हुए लोगों को देखते हैं, तब स्थितियां जो है वो दूसरी हो जाती हैं। अब 95 में जो पैदा हुआ वो भी 2020 में 25 साल का है, और 2018 में जो 0 से 14 साल की जनसंख्या है वो लगभग 27% हो चुकी थी। 2021 से लेकर के 41 के बीच में 2000, ये 55 है, ये 59 मान लेते हैं। इसी के बीच में 19 साल से लेकर के 59 साल के लोग रहेंगे, और यही वोटर हैं 2021 से लेकर के। अब आप ये समझिए कि जो 2000 में 21 साल का होगा, 2021 में, या 19 साल का है, वो कब पैदा हुआ होगा? तो उसके व्यक्तित्व का विकास किस वातावरण में हुआ है, उसकी समझ किस तरीके से है, ये
थोड़ा सा ये प्राइवेट को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। और खैर हमारे अनुभव भी राज्य के साथ ठीक नहीं रहे। राज्य से हमारा संपर्क होता है वो अधिकारियों से, पुलिस से या न्यायपालिका से होता है। हम जाते हैं तो वहाँ हमें भ्रष्टाचार मिल जाता है। तो इसका अच्छा निजी ने सेवा थोड़ा ठीक दी है। तो भारत में ये जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, 2041 की कल्पना करिए आप, उस समय 1995 में पैदा हुआ बच्चा 45 साल का होगा, 46 साल का होगा, और 15 साल वाला जो पीछे का 15 साल वाला है वो अनुकूलन कर रहा होगा, उसके हिसाब से बदलने को तैयार होगा। तो 0 से 60 साल की उम्र वाले लोग ये बदलाव को स्वीकार करने लायक हो जाएंगे। ये थोड़ा निजी की ओर झुके होंगे। अब एक स्थिति और लेकर के चलते हैं। अभी मान लीजिए हम एक रिलायंस जियो का नाम ले लेता हूँ मैं। जियो ने 149 रुपये में आपको रिचार्ज दे दिया कि बात करो, अनलिमिटेड नेट यूज़ करो, और जियो आपसे कह देता है कि आप 300 रुपये और रिचार्ज करा लो या 400 का रिचार्ज करा लो, 450 का करा लो, तो आपको वो 5 लाख का भी हेल्थ इंश्योरेंस भी दे देगा। और 600 का करा लो तो ऑनलाइन पूरी एजुकेशन फ्री दे देगा, जो भी कोर्स आप करना चाहो, और आपको हेल्थ भी दे देगा 5-7 लाख रुपए की। और बात और डेटा तो दे ही रहा है, और डेटा पे उसी का नियंत्रण है, अपने हिसाब से प्रभावित करने की क्षमता में आता जाएगा। अभी रिलायंस ने अपना 17% जियो का शेयर जो है वो 78,000 करोड़ रुपया में बेच दिया है। वो कई कंपनियां हैं उसमें, लेकिन बाहर वाली हैं सब। तो तब भारत के जनमानस को कौन प्रभावित कर रहा होगा? तब ये चुनाव कैसे होंगे? थोड़ा ये समझने की आवश्यकता है कि भारत में एक नई पीढ़ी पैदा हो चुकी है और इसका वोटिंग बिहेवियर दूसरा है। ये राजनीति को दूसरे तरीके से देखता है। ये शायद स्वतंत्रता चाहता है। तो और भारत में एक नया मध्यम वर्ग विकसित हो रहा है। ये जो 20 साल की उम्र वाले बच्चे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है। इन पे जाति धर्म का असर बहुत कम है। तो राजनीति कहीं और चली जाएगी अगले आने वाले 20 सालों में। अभी थोड़ा सा क्या हो सकता है, तुरंत एक तो ये डिसाइडिंग वोटर रहेंगे। बार बार लोगों को लगता है कि उनकी पार्टी का ओबीसी वोटर कहाँ चला गया, इन लोगों ने उन्हें को वोट दे दिया, मेरे धर्म वालों ने वो जाके वोट क्यों दे दिया, मेरे धर्म की महिलाओं ने उसको क्यों वोट दे दिया। दुनिया भर की कहानियाँ हैं। तो आप विश्लेषण को दूसरी निगाह से देखिए। अच्छा, इधर जो रिवर्स माइग्रेशन बढ़ा है, गांव में लोग पहुंचे हैं। जब गांव में लोग पहुंचे हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो गांव में रुक गए, मनरेगा बढ़ रहा है और सब कुछ बदल रहा है, तो ये जो रुके लोग हैं वहाँ पे जब गांव में विवाद बढ़ेंगे, तब क्या होगा? तब जातीय अस्मिता फिर से मजबूत हो सकती है। तो जो धर्म मजबूत हुआ है अभी वोटिंग बिहेवियर पे, कास्ट दोबारा स्ट्रांग हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बड़ा परिणाम हमको वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा और अमेरिका की ओर आते हैं। अभी चीन का 5G का प्रभाव पड़ गया है, और जब यूएसएसआर मजबूत हो रहा था तो चांद पे जो है वो रॉकेट छोड़ा था, है ना। और इलॉन मस्क ने जो ये रॉकेट छोड़ा है ना, जो इसका शटल का नाम है वो ड्रैगन रखा है, और ये वो ठीक उसी जगह से छोड़ा गया है जहाँ से चांद का भी यान अमेरिका ने छोड़ा था। अमेरिका का मॉडल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो प्राइवेट को खूब सारा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जैसे हथियार बनाना हुआ तो उनके बोइंग, लॉकहीड मार्टिन कंपनियां हैं, वो लोग बनाती हैं, ये उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और फाइटर रिप्लेसमेंट के लिए प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें यूके है, अमेरिका है, टर्की है, बहुत सारे देश हैं। खैर वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉकहीड मार्टिन को मिला, जो F-35 को बना रहा है। तो अमेरिकन मॉडल बहुत लिबरल मॉडल है, उसमें प्राइवेट के लिए बहुत जगह है, लेकिन वो थोड़ा संकट में है। चीन दूसरे तरह का मुल्क है। अभी वहाँ पे भी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति पूरी तरीके से केंद्रीकृत है। फिर चीन वाले जो हैं वो 5000 के अपने इतिहास में
बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ को लेकर के। इसके साथ जी जिनपिंग है, उनकी परवरिश दूसरे तरीके से हुई है, वो आक्रामक है तो वो कठोर निर्णय ले लेंगे। जहाँ जिनपिंग की परवरिश हुई वहीं बगल में ही जो है टेराकोटा आर्मी एक चाइना में हुई। जो क्विंग राजवंश था, वो पहले राजा थे, वहाँ के सम्राट हुए, उन्होंने बनाई थी ये सेना, उसके भी अवशेष वहीं बगल में है। और जी जिनपिंग जो है वो थोड़ा सा दूसरे तरह के नेता हैं, उनसे लड़ के जीता जा सकता है कि नहीं, ये सवाल देखा जाएगा। खैर, हमारे मोदी जी भी बहुत संघर्ष से आए हुए हैं, कठोर निर्णय वाले नेता हैं। तो अब खैर जो भी होता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मध्य वर्ग की राजनीति भारत के लिए निर्धारक होने वाली है। इसके साथ मैं ये चर्चा यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे मैं मुद्दों को बढ़ाऊँगा थोड़ा सा, है ना। ठीक लगे तो समर्थन दीजिएगा। और जाते जाते ये बता दूं कि माओ जो है वो 26 दिसंबर को पैदा हुए थे, 6, 2 और 8। बाकी खोजिएगा और कौन है 8 वाला। चलिए, नमस्कार।